गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने जो है सेकंड लेक्चर लिया था और उसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, जिसमें अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्लियर कर देते हैं, उनके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इवोल्यूशन को अगर अपन एक डेफिनेशन फॉर्म के अंदर देखते हैं, एक परिभाषित करते हैं अगर इवोल्यूशन को, उसका मतलब होता है परिवर्तन व विकास की क्रमिक प्रक्रिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन भी हो रहे हैं और विकास भी हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, और स्लो प्रोसेस है, बहुत इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं है इवोल्यूशन की। ठीक है, फिर अपन ने एक स्टूडेंट्स ने पूछा था वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती है। तो विभिन्नताओं का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, कि पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जनक के जो कैरेक्टर है वो कहाँ आए हैं, उनके बच्चों के अंदर आए हैं। तो क्या वो बच्चे एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसे हैं? नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, अलग हैं। ठीक है, उनके जो कैरेक्टर है अपने पेरेंट से सिमिलर है, क्योंकि पेरेंट कैसे हैं यहाँ पे, दो पेरेंटल यानी बाई पेरेंटल है, दोनों पेरेंटल के कैरेक्टर जो होते हैं कहाँ आते हैं, उनके बच्चों के अंदर आते हैं। तो बच्चों के अंदर आते हैं तो उनके अंदर उनके माँ बाप से क्या होती है, डिससिमिलरिटीज भी होती है, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है। तो वही क्या होता है, वेरिएशन होती है, विभिन्नताएं होती है। ठीक है, और विभिन्नताएं किसका परिणाम होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम होता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटीरियल क्या हो जाता है, दोनों का मिक्सअप होके आता है। ठीक है, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है, बात अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन करते हैं, ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वेरिएशंस नहीं आते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोजेनी होती है, उनके जो बेबीज होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पैदा होता है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। चाहे आप मॉर्फोलॉजिकली बात करें, चाहे आप जेनेटिकली बात करें, अनुवांशिक रूप से भी और आकारिक रूप से भी वो अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, हम अब जो आज का सेशन है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे कि हमने क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है, 2 क्लासेस के अंदर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वेशन होता है, यानी एकल जनक की भागीदारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जनक भाग लेंगे, एकल जनक की भागीदारी होगी, यानी 1 पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है गैमीट का और नहीं भी होता है, तो विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यहाँ गैमीट बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं। बिना युग्मकों के बने या युग्मकों द्वारा, या तो युग्मक बनेंगे या युग्मक नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, यहां पर युग्मक अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो युग्मकों का संयोजन नहीं होगा, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट यहां पर नहीं होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बिना युग्मक संलयन के। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी एकल जनक के भागीदारी द्वारा, युग्मक के द्वारा या बिना युग्मकों के। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं बिना युग्मकों के संयोजन के, या फिर बिना निषेचन के। ठीक है, जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है, यानी एकल जनक द्वारा बिना युग्मकों के संलयन के
संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन। इसकी डेफिनेशन हम वापस से बोल देते हैं कि एकल जनक द्वारा बिना युग्मकों के संलयन से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। इट्स डेट क्लियर। और इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? इसके परिणाम स्वरूप होता है क्लोन का निर्माण। किसका निर्माण होगा? क्लोन का निर्माण। और क्लोन क्या होते हैं कि आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान संतति, आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान संतति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान संतति क्लोन कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान संतति वो क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। और क्लोन किसका परिणाम होता है? अलैंगिक जनन का परिणाम होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि कितने प्रकार से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को अपन बोलते हैं द्विविखंडन। बाइनरी फ्यूजन जिसको अपन क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले अपन को दो चीजें यहाँ पे अपन को पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और एक पता होना चाहिए साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी अपन यहाँ पे देखेंगे। पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और दूसरा अपन मतलब जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन यानी केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो अपन बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं, द्विविखंडन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर कोई भी एक जनक, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो कोई भी एक जनक कोशिका है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो समान कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव की तरह कार्य करती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? द्विविखंडन कहलाती है, यानी बाइनरी फ्यूजन कहलाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है यानी केंद्रक विभाजन होता है, और दूसरा जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
इक्वल सेल डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इक्वल सेल डिवीजन हो रहा है, यानी दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और दो समान पुत्री कोशिकाएं एक जनक की भांति कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विविखंडन कहलाती है। और द्विविखंडन जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके प्रकार अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो टाइप्स अपन पढ़ेंगे किसके? द्विविखंडन के। तो यहाँ पे जो पहला टाइप है वो है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, यानी सरल द्विविखंडन। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं कैसा होता है। तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन यहां पर लेते हैं और वह एग्जाम्पल है अमीबा। छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे अमीबा। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बनाया है अमीबा। अमीबा की जो शेप है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं होती है, अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, तो ये है अमीबा। ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और ये हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। इस तरीके से, और यहां पर ये केंद्रक का क्या होगा? विभाजन हो गया। केंद्र का क्या हो चुका है? विभाजन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन, और यहां पर दो डॉटर अमीबा बन गई। तो ये क्या है? डी डॉटर अमीबा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है कि एक अमीबा सेल से दो डॉटर अमीबा सेल बन रही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कौन सा? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर जो साइटोकाइनेसिस हुआ है, यानी साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हुआ है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर सिंपल बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होता है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पासिस थ्रू एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अमीबा, इसका एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हो, बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल है सिंपल बाइनरी फ्यूजन में। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा हुआ? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा स्टेप हुआ साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो यह है सरल द्विविखंडन। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे विखंडन के, जिसका नाम है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जिसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन।
अनुप्रस्थ द्विविखंडन। और इसका एक छोटा एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं जिसका नाम है पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक है, और इसको अपन स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये चप्पल की आकृति जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे होगा द्विविखंडन देखें तो अपन यहां पर एक पैरामीशियम बना रहे हैं। ये इस तरीके से एक पैरामीशियम है, ठीक है। ये अपन ने क्या बनाया है, एक पैरामीशियम बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ, इस तरीके से ये देखो ऐसे द्विविखंडन होगा और यहां पे दो डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो है ट्रांसफर बाइनरी फिजन। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है वो कौन से एक्सिस पर हो रहा है, ट्रांसफर्स एक्सिस पर हो रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट है लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जिसको अपन बोलते हैं लंबवत द्विविखंडन। और इसका अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है युग्लिना, ठीक है। युग्लिना भी एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक है। और युग्लिना को अपन जो है, युग्लिना जो होता है वो कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और युग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी भी अपन इसको कहते हैं, क्योंकि इसको प्लांट्स में भी अपन इन्वॉल्व करते हैं और एनिमल्स में भी अपन इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर कैसा होगा, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होगा। तो अगर अपन एक इसके डायग्राम के थ्रू अगर अपन देखें, ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से होता है, इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे डिवाइड हो गया न्यूक्लियस। तो पहली स्टेप कौन सी हो गई, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। और इस तरीके से ये लंबवत अनुप्रस्थ काट के द्वारा दो युग्लिनाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो युग्लिना में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन था वो कैसा था, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पर,
ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। फर्स्ट इज सिंपल बाइनरी फिजन यानी सरल विखंडन, सरल द्विविखंडन। तो सरल द्विविखंडन के अंदर साइटोप्लाज्म का जो विभाजन है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल अपने पढ़े हैं अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ा ट्रांसफर बाइनरी फिजन, यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा साइटोप्लाज्म विभाजित होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने पैरामीशियम विच इज कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल। फिर उसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है लंबवत द्विविखंडन। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पर यानी लंबवत अक्ष पर होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोल देते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और इसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है यूग्लिना। इट्स डेट क्लियर बच्चों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, हम अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मोड अपन स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट मोड है बडिंग। तो दूसरा मोड है वो है बडिंग, जिसको अपन बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। देखिए मुकुलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग, और दूसरा होता है एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। तो पहला जो मोड है वो कौन सा है, इंटरनल बडिंग, और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग का मतलब जो बड बनेगी, ठीक है, जो कलिका बनेगी वो बॉडी के अंदर बनेगी। तो बड फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी, formation of bud inside the body, ठीक है। और यहां पर होता है formation of bud आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बड का फॉर्मेशन यानी कलिका का जो निर्माण है वो शरीर के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे जो कलिका का निर्माण है वो शरीर के बाहर हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जैम्यूल फॉर्मेशन इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम के अंदर क्या होता है, जैम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है किसका, इंटरनल बडिंग का। और एक्सटर्नल बडिंग के जो एग्जाम्पल है वो है यीस्ट और हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल बडिंग होती है, ठीक है। अब इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। तो यहां पर जो बड का फॉर्मेशन होगा वो शरीर के बाहर होगा, ठीक है। तो अपन यहां पर देखते हैं यीस्ट का एग्जाम्पल। सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं वो है यीस्ट का, ठीक है। यीस्ट जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंगी है। यीस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंगी है। यीस्ट की अगर अपन बात करें तो ये कैसी है, यूनिसेलुलर फंगी, यानी ये एक कोशिकीय फंगस है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है सैकेरोमाइसिस,
इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? सैकेरोमाइसिस। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सैकेरोमाइसिस। यूनिसेलुलर फंगी है। ध्यान रखिएगा जितनी भी फंगस है वो सब कैसी है? मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय है, लेकिन यीस्ट कैसी है? यूनिसेलुलर फंगी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, हमने यहाँ पर एक यीस्ट बनाई है, ये यीस्ट है ना, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन हो रहा था, ठीक है, यानी दो समान आकार की डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अनइक्वल सेल डिवीजन होगा। अनइक्वल का मतलब हो गया कि असमान विभाजन होगा यहाँ पर, और असमान विभाजन होने की वजह से यहाँ पर एक कलिका का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक कलिका का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको अपन ने बोला है बर्ड कलिका, ठीक है। तो ये बड़े आकार की है और ये छोटे आकार की, इसलिए असमान विभाजन हो रहा है। और यहां पर होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस हो गया। उसके बाद ये बर्ड धीरे धीरे यहां से ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है, और ये पेरेंट प्लांट से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ये क्या होती है? डॉटर यीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा? बडिंग होती है। तो ये जो बर्ड बन रही है वो बॉडी के बाहर बन रही है, बॉडी के अंदर बन रही है? ये बॉडी के बाहर बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर जो है स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन होता है अनइक्वल सेल डिवीजन से, यानी असमान विभाजन के द्वारा एक कलिका का निर्माण होता है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वो कलिका अपने जनक से जुड़ी हुई रहती है और वहीं से पोषण प्राप्त करती है, ठीक है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये अपने जनक से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और एक नए जीव की भांति कार्य करती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। और ये किस में पाई जाती है? यीस्ट में पाई जाती है। और बर्ड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एक्सटर्नल बडिंग कहा जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं हाइड्रा। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं हाइड्रा। और हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और ये सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर होता है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी में इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, दे रखा है ना बच्चों, ठीक है। ये है हाइड्रा, ठीक है। और ये इसके जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑक्टोपस जैसी भुजाएं, इसको अपन बोलते हैं टेंटेकल। क्या बोलेंगे? टेंटेकल। और ये टेंटेकल क्या काम होता है? ये टेंटिकल जो होते हैं वो शिकार को पकड़ने में काम आते हैं और डिफेंस में काम आता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए इनको यूज लिया जाता है। क्योंकि सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम अपन ने पढ़ा हुआ है निडेरिया, यानी उनके अंदर नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो स्टिंगिंग सेल्स होती है जो प्रोटेक्शन में मदद करती है। तो ये टेंटिकल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन में काम आते हैं और शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। तो इस हाइड्रा में भी शरीर के बाहर एक छोटी कलिका का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? एक छोटी कलिका, ठीक है। स्टार्टिंग में ये हाइड्रा से अटैच होती है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और एक नए हाइड्रा के भांति कार्य करती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। और ये कौन सा मुकुलन है? एक्सटर्नल मुकुलन, यानी बाहरी मुकुलन है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड का निर्माण होता है शरीर के बाहर। तो एक्सटर्नल
बर्डिंग के दो एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़ लिए हैं, यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, इंटरनल बर्डिंग। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्लियर। अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग, और इसका जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिखाया हुआ है कौन सा, जैम्यूल फॉर्मेशन पॉरीफेरा के अंदर। तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है, जैम्यूल का डायग्राम है जो पॉरीफेरा के अंदर बनता है, और यहाँ पर जो बर्ड बनती है वो शरीर के अंदर बनती है। तो ये क्या है, बर्ड शरीर के अंदर बन रही है ये। ठीक है, ये तो हो गया इसका माउथ, इसको अपन माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इंटरनल बर्ड, और ये बाहर जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है ये है स्पीक्यूल, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो प्रोटेक्ट करता है इसको। ठीक है, तो ये है इंटरनल बर्ड जो शरीर के अंदर की तरफ बन रही है। ठीक है, तो इन इंटरनल बर्ड को अपन क्या बोल सकते हैं, आर्कियोसाइट सेल भी कह सकते हैं, जो बर्ड फॉर्मिंग सेल्स होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल का मतलब क्या हो गया, बर्ड फॉर्मेशन सेल। ऐसी सेल जो किसका निर्माण करती है, बर्ड का निर्माण करती है, बर्ड फॉर्मेशन सेल। और हर सेल के अंदर टोटिपोटेंसी की क्षमता पाई जाती है, यानी हर बर्ड जो है एक नया पॉरीफेरा बनाने के लिए एप्लीकेबल है, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये जो इंटरनल बर्ड है ये माउथ के द्वारा क्या होते हैं, शरीर के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और नए पॉरीफेरा का निर्माण करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल बर्डिंग। क्लियर, तो जैम्यूल फॉर्मेशन इन पॉरीफेरा। क्लियर, ओके। तो ये कौन सी बर्ड है, इसकी इंटरनल बर्ड है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, आर्कियोसाइट सेल्स होती है जो बर्ड का फॉर्मेशन करेगी। बाहर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, स्पीक्यूल्स की होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो बर्ड है वो बाहर आ जाएगी, बर्ड्स कम आउट, ठीक है, फ्रॉम द माउथ, ठीक है, एंड एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल, एक नए जीव की भांति कार्य करती है। ठीक है, ये कहलाती है आपके क्या, इंटरनल बर्डिंग। इट्स दैट क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दो मोड स्टार्ट कर दिए हैं, किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला मोड अपन ने पढ़ा था बाइनरी फिजन, जिसके 3 टाइप पढ़े हैं अपन ने, और दूसरा मोड अपन ने पढ़ा है बर्डिंग। ठीक है, अब इसके 3 मोड और रह रहे हैं। एक है आपका स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन के बाद, ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन क्या, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जो हम कल की क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ओके। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है अपन इसका जो है क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो अपन को नीट के लिए बहुत ही क्या करेगा, बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। इट्स दैट क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।